नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौहान जी, जो एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे साइटिका के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं साइटिका के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये साइटिका होता क्या है या होती क्या है? जी हाँ, साइटिका के बारे में हम बात करेंगे। जी। हम समझते हैं सबसे पहले हमारी बेसिकल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। जी। हमारे बैक में एक बोन होता है जिसको हम स्पाइन कहते हैं, और ये जो स्पाइन है एक्चुअल में 33 वर्टिब्रा को लेके बना होता है। जैसे कि 7 वर्टिब्रास हमारा सर्वाइकल्स, 12 वर्टिब्रास हमारा थोरेसिक्स एंड 5 वर्टिब्रास हमारा लंबर रीजन्स का होता है। तो साइटिका में बेसिकल होता है क्या है कि जब कोई ऐसा गलत पोर्शन से या कोई डीजनरेशन से या हर्निनेट या स्लिप डिस्क, बहुत सारे मनी रीजन्स हो सकते हैं साइटिका के। तो साइटिका क्या है कि साइटिका मीन्स साइटिक हमारी बॉडी की एक सबसे बड़ी नर्व होती है ना। तो उस नर्व में कभी किसी भी रीजन से कोई भी कंप्रेशन आने की वजह से वो साइटिक नर्व जब कंप्रेस होती है तो साइटिक नर्व में एक दर्द पैदा होता है। तो हाँ, उस टर्म्स के हिसाब से हमने उसको नाम दिया है साइटिका डिजीज। तो इसमें साइटिका होने के अब कारण की बात करें तो वहाँ बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस पर हम आगे कभी बात करेंगे। बेसिकली साइटिका एक स्टर्नो कैनाल से लेके और हमारा जो L4 L5 का जो पोर्शन है वहाँ कभी बंद होने की वजह से या हर्निनेट होने की वजह से जो नर्व हमारा वहाँ वो रूट कैनाल्स में थोड़ा सा फंसता है, दबता है या शॉर्ट होता है। तो वहाँ एक पेशेंट को कभी बूथ लेग में भी हो सकता है, कभी लेफ्ट लेग या कभी राइट लेग्स में, है ना। मोस्टली देखने में आता है कि किसी भी एक लेग में साइटिका पेन होता है। तो वो साइटिक नर्व की कंप्रेस होने की वजह से वो दर्द होता है, वो हम कहते हैं उसको साइटिका। ये हमने उसमें एक टर्म्स लिया है। डॉक्टर साहब, वैसे जो मेन कारण होते हैं साइटिका होने के वो क्या क्या होते हैं? सिर्फ साइटिका होने के मेन कारण, एक तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे क्लिनिक्स में जो पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनका डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस के तरीके हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग मोस्टली जो है आइरिडोलॉजी भी करते हैं पेशेंट का, या फिर हम जैसे कि लगता है जरूर तो MRI एक्सरास वगैरह की भी हम हेल्प लेते हैं। इसमें साइटिका होने के कारण क्या है कि पेशेंट्स, देखिए कारण एक ऐसा ये शब्द आ जाता है कि यहाँ अगर हम इसको डिफाइन करें तो एक बड़ा बड़ा वर्ड सोच जाता है कि कारण। तो कारण अगर मैं इसमें जाऊं हमारे ट्रेडिशनल कल्चर्स में और आज के हम मॉडर्न कल्चर्स की बात करें तो एक जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। खैर ठीक है, हम बेसिक बात करें साइटिका होने के, तो इसमें है क्या, मैंने अभी अभी कहा है कि भाई L4 L5 में मोस्टली देखने में आता है जो नर्व हमारा वहां से निकला है, नर्व रूट वहां से निकला है साइटिक नर्व का, है ना। वहाँ जो किसी भी रीजन से वो वहाँ वो कंप्रेस हो रहा है, तो वो जो है ना। अब इसमें कारण की बात ऐसा है कि देखिए कभी कभी एज फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमारे स्पाइन में कुछ ऐसे डिजनरेशन आ जाते हैं, है ना। तो वो डिजनरेशन एक कारण हो सकता है, या कोई ट्रॉमा या कोई चोट, जैसे बाइक्स वगैरह अदर्स, या घर की सीढ़ियों से भी हम गिर जाते हैं, या हम कभी इसमें मैं ये कहूंगा कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, एक बड़ा बड़ा वो जो रोल है इसमें लाइफ स्टाइल का, कि हमारी हर चीज में हमारी सिटिंग्स प्रॉपर नहीं है, बैठने का तरीका, वो सारी चीजें। और आज प्रेजेंट टाइम में देखने में आ रहा है कि हम जैसे कि स्मार्टफोन भी यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हमारे ये गर्दन रीजन को झुका के हम ये, और मैंने देखा है कि बैठने का हमारा पोर्शन से तो हम पूरा कमर को झुका के जो बैठ रहे हैं, इसमें हमारा नंबर रीजन हमेशा एक झुके हुए पोर्शंस में रहता है। तो वहाँ क्या है कि कंटिन्यू हम उस पोर्शंस में बैठते हैं तो वहाँ स्टिफनेस आती है ना। स्टिफनेस आती है तो वहाँ की जो मसल्स है, वहाँ जो ब्लड का जो फ्लोज है प्रॉपर नहीं जाता, तो वहाँ एक ऐसी स्टिफनेस, ऐसा डिजनरेशन, यहाँ वहाँ कोई भी दूसरा रीजन जो कहते हैं ना कि हम डिफिशियंसी। जी हाँ। तो मोस्टली मेरे यहाँ जो साइटिका के पेशेंट्स आते हैं, हम देखते हैं कि वो कभी न कभी उनको ऐसा कोई जर्क आया, या तो बाइक से गिरे हैं या सीढ़ियों से गिरे हैं, या उनकी बैठने की जब हम उनकी
बैक स्टोरी में जाते हैं तो हमें उस चीज का पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस रीजन से ये इनका रहा है जी। तो एक कारण उसमें हमने देखा है कि ओबेसिटी एक बड़ा कारण रहा है। ओबेसिटी जब बढ़ता है जी। हाँ, साइटिका में बड़ा अहम रोल ओबेसिटी का भी रहा है ना। ओबेसिटी में क्या होता है कि भाई हमारी बेली फैट बढ़ रहा है और बेली फैट जब हमारा बढ़ रहा है तो हमारे उस लंबर रीजन पे वो प्रेशर आता है क्योंकि आगे की और वो फैट प्रेशर देगा। तो वहां भी हमने देखा है कि डिस्क में थोड़ा सा स्लिप आ जाता है या हर्निनेशंस वहां आ जाता है तो वहां भी वो साइटिका का कारण होता है। जी। और कुछ साइटिका तो ऐसे होते हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा कुछ नहीं होते हैं, मामूली से कारण होते हैं। एक अभी तक जिसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस चीज को नहीं माना है क्योंकि मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, कुछ पेशेंट जो एमआरआई लेके आते हैं हमारे क्लिनिक्स में, हम देखते हैं कि एमआरआई नॉर्मल है, एक्सरास नॉर्मल्स हैं, लेकिन रीजंस क्या है। तो हम एक डायग्नोस मेथड है उसको हम हमेशा फॉलो करते हैं। मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा कि उनको भी बड़ा एक फायदा रहेगा आपके इस प्लेटफॉर्म पे कि हमेशा हम ज्यादातर हमारे शरीर के अंदर ध्यान जो रखें वो हमेशा स्पाइंस का ही रखें क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा किसी भी काम करने का तरीका, बैठने का, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमेशा स्पाइन पे ही वो हमारा प्रेशर आता है। प्रेशर जी। तो हाँ, इसमें मैंने एक मेरा खुद का एक इनोवेशन का है ये कि हमने एक तरीका एक डायग्नोस का ये बनाया है कि हमारे ट्रेडिशनल्स में भी वो चला आ रहा है कि भाई नेवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या है नेवल्स। हम देखें कि नाभि यानी कि हम हमारी बॉडी का पूरा साइज करें और उसको दो पार्ट में करें तो नेवल जो है हमारा सेंटर्स में आता जी है ना। और वो सेंटर्स में जो आता है तो सेंटर्स में ही हमारा स्पाइन होता है ना। हमने देखा कि हमारी स्पाइन से थाउजेंड नर्वेंस ईच ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। उसमें हमारी आई, नोज, ब्रेन, हार्ट, किडनीज, स्प्लीन एक्सेट्रा ये सारी चीजें उसमें होती है जी। तो हम ये कहते हैं कि स्पाइन का ध्यान कैसे रखें। आजकल क्या हो रहा है कि हम बहुत सारी चीजें में इतना सेडेंटरी लाइफ हुआ है कि हमने एक्सरसाइज या योग जैसी जो टेक्निक्स थी पूरी साइंटिफिकल योगाज एंड प्राणायाम उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया। अब अवॉइड क्यों कर दिया कि ये कहा नहीं जा सकता है ना। तो हम हमेशा कहते हैं हमारे पेशेंट से थोड़ा बहुत लाइफ में 5, 10, 15 मिनट योग की एक्सरसाइज, जैसे कि भाई एक योगा होता है ट्रेडिशनल जिसको हम मर्काटासन कहते हैं, भुजंगासन कहते हैं। ये बड़े हेल्पफुल है ये एक्सरसाइज। इसमें स्टिचिंग होती है और स्पाइन की एक प्रॉपर मूवमेंट होती है तो वहाँ जो स्टिफनेस है वो रिलीज होता है और ब्लड का फ्लो ईच सेल्स एंड ईच टिश्यूज को प्रॉपर सब मिलता है तो डिजनरेशन होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो इसमें मैं जो बात कर रहा था नेवल डिस्प्लेसमेंट की, ये होता है क्या, इसका डायग्नोस के तरीके एक होते हैं कि हमेशा हम हमारी दोनों हथेलियों को यूं मिलाते हैं और इसमें हम देखते हैं ये जो लाइफ लाइन दिख रही है बीच में इसको चंद्ररेखा भी शायद कहा जाता है। इसको दोनों को मिलाएं और हम दोनों हमारी स्मॉल फिंगर्स का साइज करें कि स्मॉल फिंगर जो है क्लियर इट इज विजिबल जी। यार हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्रॉपर साइज में मेरा आ रहा है ना। हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं जो साइटिका को लेके आते हैं हम देखते हैं कि उनका ये कोई स्मॉल फिंगर एक बड़ा है एक छोटा है जी। डेफिनेटली मैं ये 100% श्योरली कह सकता हूँ अगर ये आउट में है कोई सा भी तो वहाँ हमारी पूरी स्पाइंस के अंदर मोस्टली लंबर रीजन के अंदर हल्का सा एक वहाँ वो हो सकता है, वो टेढ़ापन हो सकता है, वहाँ हल्का सा वो स्क्लेरोसिस हो सकता है ना। तो हमने कहा और वो तरीका ये है कि हम पेशेंट को लिटा के अगर हम उसको देखें फ्लैट जगह में तो और हम पैरों के भी अंगूठी से भी ये डायग्नोस करें तो वहाँ भी एक लेग्स का वो आउट आएगा एक का छोटा आएगा। तो वो भी एक टेक्निक होती है। इस टेक्निक में हमारे चिकित्सक सब एक्सपर्ट्स हैं और अगर हमें जरूरत लगती तो हम इसमें कायरोप्रैक्टर एक विधा एक टेक्निक होती है जो बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर्स को बैलेंस करता है। कायरोप्रैक्टर की मदद हम कभी कभी लेते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट की भी हम मदद इसमें लेते हैं जी। और हम ये पेशेंट से हमेशा कहते हैं कि आप कुछ सेल्फ एक्यूप्रेशर की टेक्निक अपने हमेशा यहाँ करो। जैसे कि हम देखते हैं कि ये हमारे दोनों फिंगर्स ये दोनों के बीच में ये जो हमारा रहता है ये हमारा स्पाइन के मेरिडियंस होते हैं। जब हम इनको कभी भी
टाइम मिलता है, हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके, थोड़ा सा ये पुश करके मसाज करते हैं, तो हमारी होल स्पाइन के जो मेरिडियंस को हम वो कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो होल स्पाइंस हमारी वहाँ एक्युमुलेट होती है और ब्लड्स, एनर्जीज का फ्लोज ये सारा खुलता है। और ऐसे ही हम कहते हैं कि इसको भी हमेशा हमें यूं प्रेस करने से हमारा ये सर्वाइकल्स का पेन जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा मायने रखती है कि हम ये कहते हैं कि भाई हम हमारे व्यूअर्स को मैसेज दे रहे हैं, तो उनको थोड़े से ये टिप्स हों कि भाई छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा जीवन में बड़ा अहम रोल है ना। जी लेकिन हाँ। पता नहीं कि इन चीजों को ये सोचते हैं, अरे नहीं जी ऐसा करने से थोड़ी सी को वो कुछ होगा। खैर ठीक है, आमजन लोगों को ये पता नहीं होता है, इसलिए तो आज आप ये जो काम कर रहे हैं इसके माध्यम से बड़ा एक मैसेज लोगों को जाएगा और जी बड़ा अच्छा मिलता है कि भाई हमारी कही हुई बात लोगों तक पहुंचती है और वो अपने जीवन में फॉलो करते हैं ना, तो जब उनको वो फायदा होता है तो बड़ा एक बड़ा वो अपने आप में एक फील खुशी। फील वो सारी चीजें। जी हाँ, जी हाँ जी। हाँ। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे सारी आपने बताया कि आप डायग्नोस के लिए एमआरआई भी करवाते हैं, या जो जितने भी मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल है आप यूज करते हैं, लेकिन जी आपने हाँ, अभी एक वर्ड यूज करा, आयरिडोलॉजी भी करते हैं इसके साथ। तो हाँ जी सर, आयरिडोलॉजी से डायग्नोस एक्यूरेट आता है अप्रोक्स? हाँ जी एक्यूरेट ये डायग्नोस आता है। हमने इसका मेथड ये रखा है कि हमारे और भी सेंटर्स यहाँ इंडिया के अंदर चलते हैं, जी तो हमारा एक एसोसिएशन इसमें काम कर रहा है, नॉर्वे एसोसिएशन, है ना। हम यहाँ पेशेंट्स का आइरिस स्कैन करते हैं और वो हम उनको हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमारी नॉर्वे एसोसिएशन को भेजते हैं। वो विद इन 2 days बाद हमें जो रिपोर्ट मिलती है वो पूरा ऑथेंटिक मिलती है कि प्रॉपर रूट ऑफ कॉज डिजीज का क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंग से ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें 100% वो जो है ना सक्सेस मिलती है, हमने ये देखा है। जी और एमआरआई और एक्सआरआई की बात करें तो रेयर केस में हमें लगती है जरूरत, और हमने देखा कि ऑलरेडी काफी पेशेंट जो है, मोस्टली पेशेंट करा के आता है, क्योंकि जी इसमें मैंने देखा अभी तक मेरा जो 15-16 साल का ये एक्सपीरियंस रहा है इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में। जी मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, किसी को जो साइटिका से सफर कर रहे हैं, कोई 6 साल का है, 3 साल, 2 साल, ऐसे जब आते हैं तो वो ऑलरेडी बहुत सारे डायग्नोस करा चुके होते हैं, है जी ना। तो हम देखते हैं कि हम क्यों अलग से फिर उनका पेशेंट्स का वो 8-10 हजार रुपये नहीं चाहते हैं। तो बहुत कम रेयर केस में हमें लगती है जरूरत, तो हमें सफिशिएंट ऑफ आयरिडोलॉजी। अच्छा, उससे मालूम चल जाता है आयरिडोलॉजी से कि एक्चुअल कॉज क्या है। जी जी डॉक्टर बराबर। डॉक्टर साहब, लक्षण क्या क्या होते हैं जब पेशेंट आपके पास आता है, तो या पेशेंट के जो साइटिका है जिसने हुई होती है, उनके अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं? हाँ जी, इसमें क्या है कि साइटिका के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं ना, जी वो पेशेंट भी खुद भी कहने लगता है कि शायद मुझे साइटिका होगा। तो इतना पॉपुलर हो गया, लोग ये कहते हैं कि एक पैर में दर्द होना ही शायद साइटिका है। उनका मानना कहीं ना कहीं ठीक भी है जी ना। तो साइटिका का जो बड़ा एक सिम्टम्स है, हम देखते हैं कि इसमें जो दर्द का तरीका है ना, वो कंटिन्यू नहीं होता है। अच्छा ये हाँ, ये बड़ा कभी पेशेंट को बैठने में एकदम दर्द आ जाएगा, लेटा है तो आराम हो जाएगा, थोड़ा सा चला है तो आराम हो जाए, यानी कि प्रॉपरली पेशेंट खुद ये नहीं कह पाता कि कब मुझे दर्द हो रहा है, कब आराम हो गया। कभी कभी सडनली ऐसा एक टिंगलिंग और इलेक्ट्रिक पेन आता है, झटके की तरह की, तड़ 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 क्या है ना उसको दर्द, हाँ मतलब कि हाँ से वो जो आता है, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, फास्ट स्पीड से टिंगलिंग पेन, इलेक्ट्रिक पेन। और जी कभी कभी जब वो लॉन्ग टाइम वो होता है तो फिर उसमें एक नंबनेस जैसा आना हो जाता है, हमारी 5 उंगलियों में, तलवे में, पंजों में, हमारी थाई मसल्स में, काफ जी मसल्स में, बैक में। फिर वो क्योंकि वो नर्व रूट जो है ना, वो वहां अब जाके वो श्रिंक होने लगा है। जब ये क्रोनिक में होता है, एक्यूट में तो क्या होता है कि चलो दर्द हो रहा है, जी कभी दर्द बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी रिलैक्स हो गया। लेकिन जब ये क्रोनिक होता है ना सर, तो हम जी यहाँ देखते हैं कि वो नंबनेस में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट क्या है, फिर वो कभी कभी देखने में बूथ लेग्स में भी आ जाता है और नी अच्छा, में भी पेन आ जाता है। तो वो बड़े इजिली उसके सिम्टम्स देखने में आते हैं। ये पेशेंट को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है? चलने फिरने में देखा है कि मेरे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, वो जी जैसे ही लेटे हैं तो रिलैक्स रहेगा, और बैठेंगे तो जैसे ही वो प्रेशर आता है हमारे उस पे मसल्स पे, तो दर्द बढ़ता है। और जी पेशेंट को हमने 2 तरह की हमारे पास जो देखने में मोस्टली आते हैं कि चलता है
जी। तो दर्द रिलैक्स हो जाएगा, और थोड़ा सा लंबा समय चला तो फिर दर्द बढ़ जाएगा। अच्छा। और किसी किसी पेशेंट को तो चला भर नहीं जाता। देखिए वो एक बड़ी कंडीशन है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिस्क जो है वहाँ L4 L5 में कितना डीजनरेशन है, वो जी। डिस्क जो है वो बंद है या वो डिफ्यूज है या हर्निनेट है, या वहाँ नर्व जो है वो दबी हुई है, जो किस तरीके से किस वे में वो कंप्रेस्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं, अच्छा। सेम किसी भी पेशेंट्स के नहीं हो सकते हैं। और इसका हम ठीक होने का या क्योर होने का टाइम पीरियड भी हर एक पेशेंट का एक अलग अलग होता है। मैंने देखा है कि मेरे यहाँ मोस्टली जो पेशेंट आते हैं जी। आधा घंटे से 1 घंटे में क्योर हो जाते हैं। और किसी किसी पेशेंट को हो सकता है कि हाँ, दर्दों की बात करें तो दर्द तो इलेक्ट्रोपैथी की ट्रीटमेंट से फर्स्ट डे में ही उनको 99% रिलीफ हो जाता है। पेशेंट कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतने सालों से बीमार था ही नहीं। अच्छा। ये बड़ा एक मजे की बात EH में इलेक्ट्रोपैथी में देखने को ये आती इतना है। फास्ट रिजल्ट होता है पेन के ऊपर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का? हाँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पेन मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो बड़ा 5 से 10 मिनट किसी भी पेन्स को रिड्यूस करने में बड़ा सफलता हम लोगों को जी। मिलती है, ये देखने में आया है। और जी हाँ जी। डॉक्टर साहब, मतलब अगर किसी को साइटिका हो गया तो उसे हाँ किस जी। तरह के आसन या प्राणायाम करने चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए या उसे नहीं करनी चाहिए, अगर किसी को साइटिका हो चुका है? साइटिका अगर किसी को हो गया है तो एक्सरसाइज में मैं ये कहूंगा, मैं खासकर एक्सरसाइज को हमेशा हमारा ट्रेडिशनल नेशियंट योगास एंड प्राणायाम को ही प्रेफर करूंगा। जी। इसमें सबसे बढ़िया जो है वो एक है मर्कटासन। अच्छा, वो होने के बाद भी कर सकते हैं? होने के बाद भी, लेकिन वो उसका जो मोशन है, स्पीड है, वो स्लोली स्लोली हमें करना चाहिए। एक जी। मर्कटासन उसमें करते हैं, एक हम उसमें भुजंगासन हम कर सकते हैं। जी। उसमें हम देखते हैं कि अगर मैंने जो अभी आगे थोड़ा सा बताया था कि नेवल डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें वो एक और आसन नौकासन, नौकासन की मदद ले सकते हैं। और ज्यादा देर नहीं करना, थोड़ा 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 कोई भी योग या आसन को मैं साइटिका वाले को 10 मिनट का ही कहूंगा। और जी। एक बड़ा एक तरीका मैंने देखा है कि थोड़ा सा वो अपनी बालकनी में या घर के आसपास बरामदे में थोड़ा सा पंजों पर और थोड़ा सा जो है वो अपनी हील यानी एड़ी पे चले, थोड़ा सा 10-20 कदम अल्टरनेट करके, जी। तो वहाँ जो स्पाइन होती है वो स्टिच होती है, तो वो बड़ा उसमें रिलैक्स मिलता है। तो एक्सरसाइज तो वेरी हेल्पफुल है। और साइटिका से नहीं, मैं ये कहूंगा कि हमें हर पर्सन को एक्सरसाइज हमेशा लाइफ में जरूर ऐड करना चाहिए, किसी न किसी भी फॉर्म में, जी। है ना। ये एक्सरसाइज भी ना करें तो देखिए इतना हम सेडेंटरी ना हो, इतना सेडेंटरी लाइफ को ना रखें, हम कुछ ना कुछ वर्कआउट करें। करते रहे। काम सही, जी हाँ जी हाँ, ये हाँ बड़ा, जी। क्योंकि हमारी बॉडी इतनी स्टिफ हो रही है, अनसेचुरेट फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। शायद हम लोगों को पता नहीं ये फैट हमारे लिए कितना हार्मफुल है। वो जी। कहीं ना कहीं बॉडी की किसी भी आर्टरीज या वेन्स में जाके वो स्टिच हो रहा है, वो अपनी अपनी जगह बना रहा है। आज आप खुद समझ रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस कितने हैं। कुछ जी। सर्वे के मैंने आंकड़े देखे कि 2500-3000 से लोग समथिंग लोग हमारे भारत के अंदर रोज डेड होती है हार्ट अटैक से। क्यों होती है? कभी कारण है ना, कितना किडनी फेल्यूर हो रहा जी। है। हम काम कर रहे हैं कि भाई डायलिसिस यूनिट बढ़ा दो, हार्ट सर्जरीज के यूनिट बढ़ा दो, हम प्रॉपर कारण पे क्यों नहीं जा रहे कि भाई क्यों है। जी। मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं भाई, मॉडर्न साइंस, ये मैं ये कहूंगा कि हमारे कुछ साथियों को बड़ा बुरा लगेगा, ये मॉडर्न साइंस जो है बड़ा इनवॉलेंस है, ये बड़ा हिंसक है। जी। सच्ची हेल्थ, रियल हेल्थ, सच्ची चिकित्सा नहीं दी सकती। सच्ची चिकित्सा पॉसिबल है तो जैसे हम आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ये पूरा एक नेचर बेस्ड साइंस है। जी। हम बात करें आयुर्वेद की, हम बात करें और सिद्धा नेचुरोपैथी, बहुत सारी हमारी प्राचीन चिकित्सा विधाएं, यहाँ हम किसी भी व्यक्ति की अगर हेल्थ की स्वास्थ्य देने की बात करें तो वो ये सारी विधाएं हैं। हाँ, हम उसके उसके अगेंस्ट नहीं है एलोपैथी, कुछ रेयर केसेस में, इमरजेंसी केसेस में, सर्जरी जैसे केसेस में हम हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ सब क्या है शास्त्री जी की, जो जी। पेशेंट होते हैं ना बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर काटने के बाद, ये तो जो होते हैं ना एलोपैथी हाँ जी। हॉस्पिटल, काफी बर्बाद कर चुके होते हैं और अपनी डिजीज को इतना इतना वो खराब कर लिए होते हैं। चाहे वो देखिए साइटिका के अलावा बहुत सारे केस, हम सभी ऑल टाइप पेशेंट देखते हैं, ऑल टाइप डिजीज के, एक्यूट एंड क्रोनिक।
तो हम देखते हैं कि इतना वो, अगर कोई पेशेंट हमारे यहाँ प्राइमरी स्टेज में आ जाए ना, तो हम बड़ा चैलेंज से कहते हैं कि भाई फ्यू डेज में हम ठीक करेंगे। जी तो बड़ी चीज है। तो यहाँ ये देखने में आया है। तो इलेक्ट्रोपैथी बहुत बढ़िया पूरा हार्मलेस साइंस है, और बड़ा टेस्टलेस है, इफेक्टिव है, और रिजल्ट की बात करें तो सेकंडों में कुछ रिजल्ट दिखते हैं। कभी कभी तो हम ये कहते हैं, जैसे वायदा हमारे पास कॉलिक्स पेन्स को लेके आते हैं, तो हम जैसे कुछ मेडिसिन होता है इलेक्ट्रोपैथ में, जिसको हम स्क्रेलोफोलोसस 10 वगैरह, ये हम जी जब हाँ देते हैं मैसिव डोज में, तो हम देखते हैं कि 10 से 12 सेकंड में पेन फिनिश। जी। तो ये बड़ी चीज है, खैर, है ना। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे, जो साइटिका का पेशेंट होता है उसको खान पान में भी ध्यान रखना होता है? हाँ, ये बड़ा एक आपका क्वेश्चन जो रहा बड़ा वाजिब। ये तो हमेशा ही एक चीज है, क्योंकि डिजीज कोई भी रोग है, हमारी बॉडी हम देखते हैं कि 74-75 वाटर ही है बॉडी के अंदर। जी और हाँ। कौन सा वाटर? वो एल्केलाइन, यानी कि उसका जो पीएच मान होना चाहिए, लेवल होना चाहिए 7 पॉइंट से अबव होना चाहिए, 7, 4, 7.5 पॉइंट्स के समथिंग्स में। तो इसको जी कहते हैं व्हाट एल्केलाइन बैलेंस। अब यहाँ एक बड़ा एक मैसेज मैं देना चाहूंगा, एक्चुअल में समझना पड़ेगा हमारे सारे सारे व्यूवर्स को, आज ये समझें कि व्हाट इज दिस एल्केलाइन एंड एसिडिक्स। देखिए, हमारी बॉडी जो नेचर ने बनाई है, जो ईश्वर ने बनाया है, वो 80% हमारी बॉडी में एल्केलाइन इन्वायरमेंट है और जी 20% एसिडिक है। तो हमें वहाँ, हमारी ट्रेडिशनल साइंस भी ये कहती है कि हमारा जो खाना है, जो फूड है, पानी है, वो सारा कुछ 80% एल्केलाइन खाइए भैया, और 20% एसिडिक खाइए, क्योंकि जी लेकिन आप कुछ समझ रहे हैं कि आज जी। क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूँ कि जैसे घर से बाहर निकलेंगे ना, हाँ जी। हर तरफ 80% खाना हमारा एसिडिक। और तो और हमारा, यार, जो हमारा लाइफ एक पॉसिबल नहीं है बिना पानी के, वो एसिडिक हो गया, है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पता नहीं क्यों पता नहीं है कि जी उस पानी में क्लोरोक्यून और इतने सारे जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, यूरोप में बैन है क्लोरोक्यून, जिसको पानी को फिल्टर ना करें। ये बड़ा हार्मफुल है। लोगों के जी बाल सफेद हो रहे हैं, लोग बीमार होते जा रहे हैं, देखते देखते युवा अवस्था में लोग बड़े बूढ़े जैसे दिख रहे हैं। कारण क्या? ये बड़ा हार्मफुल है। तो पानी को भी जानबूझ के हमें एसिडिक पिलाया जा रहा है। ये पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कभी कभी ये प्री प्लानिंग है, क्या है। तो ठीक है, सारी चीजें, जितना मैं कहूंगा मैसेज यही है कि भाई बच सकते हैं तो ना बचने की कोशिश करें ना। जी तो जैसे आप घर से बाहर निकलोगे तो बर्गर, पिज्जा, नूडल्स और तरह तरह का कोक वगैरह ये आ गए हैं। बड़े हमारे बच्चों के बड़े माइंड ग्रोथ किए जा रहे हैं कि भैया वो जो है ना, वो पी ले, क्या बोलते हैं उसको, वो थम्स अप और कोको कोला जैसा, उसको पी के जी तू आगे दौड़ लेगा, है जी ना, 100 मंजिल बिल्डिंग पे कूद जाएगा। तो इन बच्चों के मस्तिष्क को क्या क्या मैसेज जाता है? पिएगा तो नहीं पिएगा वो। अब हम जी हाँ। देखते हैं कि वो कंटिन्यू पिए जा रहा है, उसकी इंटेस्टाइन का गट फिल हो रहा है ना, उसका डिस्ट्रॉय हो रहा है, खराब हो रहा है, जी उसकी बोन डेंसिटी खराब हो रही। वो हमारी बॉडी की मिनरल्स एंड कैल्शियम, इन सारे जो बॉडी में जो जो हमारी चीज है, उसको वो बहा के यूरिन से, स्टूल से बाहर निकाल ड्रेन आउट कर रहा है। ये एसिडिक का। और हमारा ब्लड का पीएच भी जब बिगड़ता है ना, तो हमारी बॉडी का पूरा जो मसल्स की जो 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 स्ट्रेंथ होना चाहिए, बोन की जो डेंसिटी होना चाहिए, सब धीरे 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 कम होने लगती। तो वहां पर हम कहते हैं ना कि भाई क्यों हो गई जी साइटिका, क्यों हो गई स्लिप, क्यों हो गई डिस्कार्डिनेट, क्यों? क्योंकि हमारी मसल्स में वो पकड़, वो मजबूती, हमारी कार्टिलेज, हमारे लिगामेंट में वो पकड़ नहीं होती, क्योंकि बॉडी एसिडिक हो गई। वहां जाके फिर वो ये कहानियां बनती, फिर बहुत सारी कहानियां बनती। तो इतना कहना चाहूंगा, खाने में थोड़ा सा ऐसा खाना खाएंगे कि कॉन्स्टिपेशन को ना करे। जी। कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा मेजर रोल है साइटिका में। जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपने देखा कि भाई हमारा रेक्टम है ना, जो, हाँ जी। और वही पीछे वो जो है वो है एल्पोरल पाइप, जो वर्टिब्रास है वो है। तो जी कॉन्स्टिपेशन जिस पेशेंट को रहेगा तो बॉडी में हीट भी बढ़ेगा, और हीट के साथ साथ एयर प्रेशर बढ़ेगा। जी आयुर्वेदा में कहते हैं ना, बात का प्रकोप, बात बढ़ेगा, एयर का प्रेशर बढ़ेगा। जी एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो उन हमारी उन नर्वों को वो बार 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 एक एक वो मारेगा, जैसे क्या कहें उसको, कि स्ट्रोक देगा, धक्का देगा। तो कहीं जी ना कहीं नर्वों की जो पकड़ है वो धीरे धीरे छूटने लगती है, लूज होने लगती है। और वहीं जी हमारी स्पाइन के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो ड्राई होने लगता है। जी जब एयर बढ़ रही है
तो वहाँ हीट भी बढ़ रही है, तो वो ड्राई होती है, फिर वो स्टीफन होना शुरू हो जाती है। तो इसमें खाने में थोड़ा सा फाइबर वाली चीजें खाएं, सब समझते हैं। हमारे पुराने समय में मैं भी क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, और तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ खाने में जो होता था ना, रागी होता था, कोदो होता था, बाजरा, मक्का, बड़ा ये होता था। अभी शायद कुछ समय के लिए बुलेटिन और ये सब क्या होता है, ये बड़ा संकर पिष्ट का गेहूं आ गया है। मतलब ताकत तो नहीं, बस पेट भरने के लिए बस है। तो हमने देखा कि जो रागी खाता था, कोदो खाता था, बाजरा खाता था, मक्का खाता था, जवारी खाता था, बड़ा ताकतवर, हाथी जैसी ताकत हुआ करती थी। तो बड़े खैर ये रोल रहे, तो फिर भी कोशिश करें। आज जनमानस को ये मैं मैसेज देना चाहूंगा कि किसानों को भाई प्रमोट करें कि भाई आप थोड़ा सा हमें, ताकि वो भी कहें कि भाई अगर उनको दाम मिले तो वो क्यों ना अपने खेत में रागी करेगा, कोदो, मक्का, बाजरा बोना शुरू करेगा। तो वो हमें देखिए, हम भी खाने की कोशिश करें। हम किसी से कहें कि नहीं भाई, पेशेंट से कि तुम मत खाइए गेहूं, थोड़ा सा खाने में कभी मक्के की रोटी खा ली, कभी बाजरे की खा ली, कभी रागी की खा ली, अल्टरनेट खाए ना। हम कंटिन्यू गेहूं खाए जा रहे, गेहूं का भी हमने जब पीएच देखा ना इसका तो देखा, तो ये नहीं है, ये एसिडिक है, ये हमने इसको एल्केलाइन नहीं देखा। बाकी का मैं अगर गेहूं को छोड़ के बात करूं तो रागी, कोदो, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारा फाइबर है इसमें बड़ा। तो हमारे इंटेस्टाइन की गट फ्लोरा को और उसको जिग मूवमेंट को बड़ा प्रॉपर रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है। तो ये बड़ी अहम रोल है। तो उसमें ये थोड़ा सा हम कहेंगे, और थोड़ा सा जो जैसे कि कोई भी एसिडिक चीज में वो जो है एक्स्ट्रा ऑयल्स या एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा, इन चीजों को हम अवॉइड करवाते हैं। अब खुद पेशेंट या खुद वो समझता है कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज वो है। खान का बड़ा ये रोल है सर, ये चीज देखने में आता है। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर साहब, जब पेशेंट आपके पास आता है साइटिका, तो आप तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी से ट्रीटमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी से आप किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को किस तरह आराम मिलता है और कितने दिन तक चलता है ये ट्रीटमेंट? हाँ, ये देखिए, इसमें हम देखेंगे जब इलेक्ट्रोहोमोपैथी में हम ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट हमारे यहाँ आता है, तो मैंने पहले ही कहा है कि कुछ तो वो अपने पास अपने रिपोर्ट्स फाइल से लेके आता है, अदर्स डॉक्टर्स के यहाँ होता है। तो कोई सजेस्ट करता है कि भाई इलेक्ट्रोहोमोपैथी में दिखाओ या डॉक्टर चौहान को दिखाओ। तो हम कुछ चीजें उनकी पुरानी फाइल्स को भी हम स्टडी करते हैं, और पहले हम पेशेंट को लेटाते हैं तो हम वहाँ स्पाइन्स के वर्टिब्रास को चेक करते हैं, वो सर्वाइकल से लेके कोशिका तक। यहाँ कोई भी वर्टिब्रा आउट पोर्शंस में तो नहीं है, तो वो आउट पोर्शंस में तो हम एक टेक्निक यूज करते हैं, कायरोप्रैक्टर। उस वर्टिब्रा अपनी पोर्शंस पे उसको कैसे बिठाना है। और मैंने अभी कहा कि हमारी बूथ हैंड एंड बूथ लेग्स को भी हम डायग्नोज करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ये आउट वे में है, तो उसको हम उसी टेक्निक से वो वहाँ पे प्रॉपर उसको लेके आते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे स्पाइन वो स्टेट में आया, तो वो जो दबा हुआ था जो साइटिक नर्व, वो ओपन होता है। तो पेशेंट को हम देखते हैं विदाउट मेडिसिन के ही बड़ा हमारा अनुभव रहा कि 50% रिलीफ होता है। और हम इलेक्ट्रोपैथी में कुछ मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, जैसे चीफ रेमेडी हम एंजियोटिको 1 एंड फेब्रिफ्यूगोड 1, स्क्रेलोफोलोसिस 5 एंड वाइट इलेक्ट्रिसिटीज, इनका एक मिक्सर भी हम फ्रेंकली यानी कि बार बार पेशेंट को पिलाते हैं कि हर 5-10 मिनट में। और जैसे पेन खत्म होता है, पेन फिनिश होता है, तो हम ये कहते हैं कि पूरे दिन में 4 से 5 बार वो ले सकता है। और कुछ कंप्रेस हम देते हैं, हमारे कुछ हमारी लेबोरेटरीज के द्वारा, हमारी कंपनीज के द्वारा भी कुछ साइंटिफिकली इनोवेशन हमारा, जैसे हम वेदार्थो हम एक ये देते हैं। तो इसमें हम कहते हैं इसका L4-L5 जो कमर का एरिया है, वहां पे इसका कॉम्प्रेस करो। कॉम्प्रेस एक तकनीक होती है, भाई कपड़े को भिगोना है वो मेडिकेटेड इसमें दवा में, और उसको उस जगह पे रखना है वो 5 से 10 मिनट जब तक वो सूखे ना। तो ये कॉम्प्रेस भी हम करवाते हैं। वहाँ कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है या फिर वहाँ कोई वो क्रिस्टल डिपॉजिट है, तो उसको वो तोड़ता है, वहां से वो रिमूव कर देता है। तो ये बड़ा एक तरीका है हमारा। और कुछ इलेक्ट्रिसिटियां ये होती है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोपैथी में इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि 5 इलेक्ट्रिसिटियां होती है। तो इलेक्ट्रोपैथी में कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, 45 पॉइंट्स, वो भी मेरिडियन चैनल्स के ही अकॉर्डिंग डॉक्टर काउंट सीजर मेटी ने वो मेंशन किए हैं। तो हम जैसे कि 14 नंबर पॉइंट होता है जो साइटिका नर्व को होता है, तो वहाँ कभी कभी कुछ इलेक्ट्रिसिटियां, मोस्टली येलो इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ हम फ्यू ड्रॉप्स यानी 2 से 3 ड्रॉप्स वहाँ हम लगवाते हैं। तो उसमें भी लगाते ही हम देखते हैं कि वो लगाया
जैसे स्पाइन्स वो रिचार्ज होता है या उसमें ओवर एनर्जी का फ्लो है तो वो डेमिनिश बैलेंस होता है, तो बड़ा पेन उसमें कंट्रोल होता है, पेन रिलीफ मिल जाता है। जी हाँ, जी हाँ, जी, ये तरीके हैं इसमें, है ना। जी हाँ। डॉक्टर साहब, आपने हमें साइटिका के बारे में बहुत अच्छी जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आगे भी इसी तरह अन्य विषयों पे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वेलकम।